माफिया से लड़ने पर आप सोच सकते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। अतीक अहमद के द्वारा जिस तरह से मेरे पति की हत्या दौड़ा करके राजू पाल जी के ऊपर गोली चलाई गई और तब तक गोली चलाई गई जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आपने गलती की थी। मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में नहीं गई थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में गई थी। जैसे मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इस वजह से मुझे माफिया अतीक अहमद का नाम लेना, क्योंकि वोट बैंक इससे डिस्टर्ब हो सकता है। हम जैसे महिलाओं का जो संघर्ष और जो पीड़ा कोई समझ ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं राजनीति कल छोड़ दे रही हूँ, मगर क्या अतीक अहमद से कोई लड़ने के लिए तैयार है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर, उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। और आप जानते हैं इसमें हर एक वो विषय जहां समाज में किसी तरह की उहापोह होती है, जहां कहीं आदमी खुद को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाता है, इधर जाएं कि उधर जाएं। कई बार कई रास्ते होते हैं, कई बार किसी एक सवाल के कई जवाब, और कई बार कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रे शेड्स में होती हैं। ऐसे में असल में क्या सच्चाई है ये समझना मुश्किल होता है। धर्म संकट में इसी तरह के तमाम विषयों पर, इसी तरह के तमाम व्यक्तियों पर चर्चा होती है, उनके इर्द गिर्द बात होती है। और आज एक बार फिर ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है, पूजा पाल। स्वागत कीजिए उनका। पूजा पाल, आप जानते हैं उन्होंने जो कहा, सदन के भीतर कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, आइए, और उसको लेकर उनकी वो पार्टी जिससे वो चुनकर आई, उसको बात इतनी नागवार गुजरी कि उनको सदस्यता से बाहर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सदस्यता से बाहर होने के बाद उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई। लोगों ने ये कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने वो कहा जो हम सब भी महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता था कि क्या यहाँ चीजें सुरक्षित हो पाएंगी, क्या यहाँ हम दहशत के भय के साए से निकल पाएंगे। उन सब बहुत सारे लोगों से अगर आप बात कीजिए तो ये कहते हैं कि ये यथार्थ है उत्तर प्रदेश का कि आज हम तुलनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये बात जब पूजा पाल ने कही तो ये सच्चाई इतनी चुभने वाली क्यों हो गई कि समाजवादी पार्टी को उनको निकालना पड़ा? या फिर इसको देखने का असल में दूसरा एक पहलू है कि पूजा पाल को यह सच्चाई कहने के लिए इतने दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़ा? पूजा पाल, आप जानते हैं कि उन्होंने जब चुनाव में खुद को राजनीति में लाने की शुरुआत की थी, इसलिए क्योंकि उनके पति का मर्डर हो गया था जब वो सिर्फ 9 दिन की विवाहिता थीं। और बहुजन समाज पार्टी ने उसके बाद उनका हाथ पकड़ा, चुनाव लड़ी, बाद में समाजवादी पार्टी में आई। इस दौरान ये कानून व्यवस्था वाला मुद्दा क्या उन पार्टियों में रहते हुए उनसे कभी कहा गया कि आप इन चीजों को सुधारिए? क्या उनकी कभी आलोचना उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही कि आप कानून व्यवस्था वाली स्थितियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आज उन्होंने ये क्यों कहा? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा? और यही बात भांपते हुए क्या समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित किया? ये मुख्य मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। लेकिन वो व्यक्ति भी हैं, वो इस देश की नागरिक भी हैं, वो एक महिला भी हैं, तो जाहिर है इन पहलुओं से भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि आपने कैसे ये तय किया आज की वो तारीख है जब मुझको आज ये बात कह देनी चाहिए जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही? देखिए, क्योंकि मैं संघर्ष तो बहुत सालों से कर रही हूँ और कहीं ना कहीं अतीक जैसे माफिया से लड़ने पर आप सोच सकते हैं कि कितना एक पिछड़ी जात की महिला को, गरीब परिवार से आने वाली महिला को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। और कहीं ना कहीं राजनीति भी करी, मगर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पीड़ा भी मैंने झेला है। मगर हाँ, ये कह सकती हूँ कि जो मन में जो एक बात आई कि ये सरकार अच्छी है या अपराध पे ये अंकुश लगाती है, तो कहीं ना कहीं जब मैंने देखा कि इलाहाबाद में एक हत्या होती है और जिस तरीके से योगी जी ने जिस तरह से कानून की जो जैसे रक्षा की जाती है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिला करके उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिला, तो कहीं ना कहीं एक आस दिखी, एक विश्वास हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे बढ़ी तो वहां तक पहुंची जहां पर अब
पूजा पाल को यह भी लगता है कि समाजवादी पार्टी की नाराजगी उनसे सिर्फ नाराजगी तक, निष्कासन तक सीमित नहीं है, उनकी जान को भी खतरे का अंदेशा उनको हो रहा है और इस विषय में भी उन्होंने बातें सार्वजनिक की हैं। मैं जरा वो चिट्ठी भी अगर आप डाल पाएं, ये लिखिए उन्होंने चिट्ठी, इसको क्लोज कीजिए और इसकी इस बात को ध्यान से देखिए। महोदय, आप और हमने बहुत करीब से देखा आजाद भारत के इतिहास में, मेरी जैसी बदनसीब बेटी दूसरी नहीं होगी जिसके पति सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है उनकी क्योंकि उन्होंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर चुनाव जीता हो। इस जगह पे फोकस रखिएगा, यहां क्लोज कीजिएगा। लोकतंत्र के आधार पर चुनाव जीता हो किंतु जो हारा हो यह कहकर मेरे पति की हत्या कर देता है कि भले ही जनता ने चुनाव जितवा दिया लेकिन मैं तुमको हरा दूंगा, जिंदगी की जंग हरा दूंगा। और इसी में आगे वो ये कहती हैं कि मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को वो जिम्मेदार ठहराती हैं। इतनी सारी चीजें जब आप प्रीएम्प्ट कर रही हैं तो फिर आप तो समाजवादी पार्टी, जब हत्या की गई आपके पति की तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां लड़ने के लिए, आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद बनाने में समाजवादी पार्टी का इतिहास, ये सब आप जानती हैं, उसके बावजूद आप समाजवादी पार्टी में फिर गई क्यों बसपा से? नहीं, देखिए, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहली बात तो मैं बीएसपी नहीं छोड़ी हूँ, बीएसपी से मुझे खुद निष्कासित किया गया था और क्योंकि ये 2017 का घटना है, आप लोगों ने देखा होगा कि 17 में अतीक अहमद को कानपुर से टिकट मिला था और अतीक अहमद अपने पुराने ही स्टाइल से कानपुर में एंट्री करने का काम करता है और जैसे अखिलेश यादव जी को पता चलता है, क्योंकि कानपुर के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि जो प्रयागराज के लोग नहीं कर पाए वो कानपुर के लोग कर पाए, क्योंकि वो अतीक अहमद जैसे अपने हाव भाव पे कानपुर एंट्री किया है तो कानपुर के लोगों ने कहा कि अतीक अहमद गो बैक, और जब गो बैक का नारा पब्लिक ने दिया तो उसी समय अखिलेश यादव जी ने कानपुर से अतीक अहमद का टिकट काटने का काम करते हैं। ये बात तो हम ये सार्वजनिक उसमें है। नहीं तो दूसरी बात, 9 दिन मतलब आपकी शायद 16 तारीख को विवाह हुआ था जी और 25 तारीख को मर्डर हो गया। जी जी। मैं पहले आपको एक महिला के तौर पर, जिसकी अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, उसके पति की हत्या हो जाती है 9 दिन के भीतर। अतीक अहमद जैसे लोग जिनकी उस समय तूती बोल रही है, जो चाहते हैं वो कर ले रहे हैं, वैसे आपको सामने लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे मुकाबला होगा अगर होगा तो। उस समय चल क्या रहा था आपके अंदर, क्या मतलब उस विवाहिता की मनोदशा में समझना चाहता हूं। देखिए, एक महिला के रूप में मैं बात करूं तो जैसे सारी महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा परेशानी टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी यही था कि ईश्वर ने जिस तरह की पीड़ा हमें दिया और अतीक अहमद के द्वारा जिस तरह से मेरे पति की हत्या दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मार करके, आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर तक दौड़ा करके राजू पाल जी के ऊपर गोली चलाई गई और तब तक गोली चलाई गई जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। और जब मुझे पता चला कि अतीक और अतीक के गुर्गों द्वारा चारों तरफ से राजू पाल जी के गाड़ियों को आपको कैसे पता चला? उस समय आप क्या कर रही थी? मैं घर पे अपने घरेलू काम कर रही थी। मुझे पता चला तो कहीं ना कहीं जो एक महिला के ऊपर पीड़ा, पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, और मगर जब भीड़ लगने लगी, बढ़ने लगी, सब लोग रोने लगे, एक माहौल जैसा होता है उस तरह से दिखने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे लोग के साथ कहीं ना कहीं राजू पाल जी का कुछ ना कुछ घटना हो गया। और कहीं ना कहीं तो जब एकदम कंफर्म हो गया कि राजू पाल जी अब नहीं रहे, तो मान के चले मेरी मनोदशा तो एकदम बेकार सी हो गई थी। मगर ये था कि मेरे कान में उस समय मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। राजू पाल जी की डेड बॉडी लेने के लिए मेरी सास 80 साल की जो बूढ़ी थी वो दर बदर भटक रही थी, मगर कोई डेड बॉडी भी देने का काम नहीं किया। और मेरे कान में बस एक चीज जा रही थी उस समय, लोग चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे, मगर एक चीज कह भी रहे थे कि अतीक अहमद एक ऐसा दरिंदा है, एक ऐसा माफिया है, जो इसके सामने लड़ता है वो मार दिया जाता है। आज राजू पाल की भी हत्या हो गई और इसके खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, जो करेगा तो इसी तरह से हत्या होगी। ये सुनते सुनते मुझे लगा कि नहीं, किस वजह से क्या होता है, कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति की हत्या हुई है और मुझे डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैं अतीक अहमद से लड़ूंगी और उसके ऊपर FIR करूंगी। कहते हैं कि समय हर जख्म का इलाज होता है, तो क्या समय ने कुछ मरहम आपके उन जख्मों पर लगाई है? आज सब कुछ वैसा ही ताजा है, वैसा ही दर्द महसूस करती हैं आप? नहीं, देखिए, मरहम तो मैं कह सकती हूँ कि 18 साल के बाद लगा है। नहीं तो मैं जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है, मैं
आराम से नहीं रह पाई, ना कभी चैन से सो पाई हूँ। जो मुझे पीड़ा दिया गया है, शायद मैं सभी महिलाओं के दिक्कत होती होगी, मगर मैंने जो अपने अंदर फील किया, तो कहीं ना कहीं पति की हत्या होने के बाद और जिस तरह से राजू पाल जी की हत्या हुई, कोई भी पत्नी नहीं चैन से रह सकती, तो मैं भी नहीं रह पाई। और उसके बाद पूजा पाल ने ये निर्णय लिया कि बेशक ये लड़ाई लंबी है, बेशक ये लड़ाई दुश्वार है, लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगी। सवाल तो यही है, सवाल ये है कि अब ये तस्वीरें देखिए आप, अतीक अहमद की समाजवादी पार्टी के साथ कुर्बत, अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने में समाजवादी पार्टी का भी हाथ। असल में समाजवादी पार्टी को भी ये जो डायनेमिक रिएक्शन होती है ना, जो आगे भी होती है और पीछे भी, मतलब एक ये इसको सपोर्ट करे और वो इसको सपोर्ट, आप जानते हैं कि इसी तरीके का नक्सस था। अतीक अहमद की उपयोगिता थी, एक खास उपयोगिता समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट करती थी, ये बात सबको पता थी। तो फिर अब मैं इधर मेहमानों के पास जाऊं और जरा उनकी टिप्पणियां लूं, उससे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का रुख किया ही क्यों? आपने कैसे, आप तैयार हुई कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगी? अगर आपके लिए इतनी बड़ी पीड़ा थी, इतनी बड़ी लड़ाई आपने लड़ी, तो ये फैसला आप कैसे ले सकती थी? देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें बाहर आ पाती हैं, बहुत सी चीजें नहीं आ पाती हैं, और शायद मैं भी ये भूल गई थी कि मैं एक माफिया से लड़ रही हूँ, एक चट्टान से लड़ रही हूँ, और मुझ जैसे गरीब घर की महिला, लड़की, और जिसके घर में राजनीति का कोई दांव पेच बताने वाला नहीं है, जो माफिया से लड़ना कैसे है कोई बताने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें तो इसके लिए तो सामान्य अनुभव चाहिए, इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर मुझे पता है, मान लीजिए कि कोई एक करंट का तार है जो खुला हुआ है, इंसुलेटेड नहीं है, मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, ये नहीं, तो नहीं, देखिए, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से आई हूँ, तो क्योंकि जो घटनाएं होती, क्योंकि जो खुली किताब जैसी होती उसको कोई पढ़ सकता है, मगर पीछे आपके साथ चार लोग मिलकर के जो षड्यंत्र करते वो आप नहीं समझ सकते। इसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि पहले मेरा चुना जाना जरूरी है, मेरे लिए टिकट जरूरी है, समाजवादी से मिल सकती है, मैं यहाँ कौशाम्बी में चायल से लड़ सकती हूँ, इसी में जीत सकती हूँ, पहले जीतना जरूरी है, इसलिए मैं ज्वाइन कर रही हूं। नहीं, मैं बस आपका 2 मिनट लूंगी, मैं बात स्पष्ट करूंगी। क्योंकि देखिए, अतीक अहमद जो था, जब वो उसका 17 में टिकट कटा, तो और मैं 17 पे चुनाव लड़ी, 17 में मैं चुनाव लड़ी, इत्तेफाक से वो चुनाव में हार गई थी। उसके बाद जब अतीक को लगा कि मैं समाजवादी से निकाल दिया गया हूं और मैं अनाथ हो गया हूं, मुझे एक घर चाहिए, तो प्लानिंग करके सबसे पहले बीएसपी से पूजा पाल को निकाला गया। वो पूजा पाल का जो चुनाव हार चुकी है, अब वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, उस समय तो उसको कैसे और कमजोर कर दिया जाए, इस वजह से अतीक ने अपना दिमाग लगा करके वहां के जो कोऑर्डिनेटर्स थे बीएसपी के, वहां पर मुझे बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया, और अपनी वाइफ को, शाइस्ता परवीन को, बीएसपी में ज्वाइन करा करके इलाहाबाद प्रयागराज में जो महापौर का जो चुनाव था उसके लिए वहां पर बीएसपी में लाकर एंट्री करा दिया गया। को भी बताती हैं कि आपका बसपा से निष्कासन भी असल में अतीक की प्लानिंग थी, उसकी साजिश थी जी। आपका बीच में जो विवाह का प्रसंग है वो भी आप कहती हैं कि आप सपा का तो सुनिए ना, कि जब अतीक अहमद जब बीएसपी में चला गया, तो मैं, क्योंकि मैं भी दुश्मनीदार महिला हूं, और अब मैं इतना तो कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर जख्म बहुत बड़ा था, मुझे पीड़ा बहुत था, और शायद मैं विधायक न बनती, मैं राजनीति में ना आती, तो भी एक जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो महिला है, ऐसा नहीं कि महिला कमजोर होती है, महिला को चाहे राजनीति मिले चाहे ना मिले, शायद मैं राजनीति ना करती, मगर मैं तब भी लड़ती, मगर शायद उस पूजा पाल की भी हत्या हो जाती। शायद मैं जो आज यहाँ पर जिंदा हूँ, तो मैं जिंदा नहीं रहती, मगर जो पूजा पाल की जो सोच है, जो पीड़ा थी, वो पूजा पाल लड़ती। नहीं, अब तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने असल में खुद ये तो महिलाएं आपके साथ हैं आपकी सोच पर, लेकिन शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, ये चिट्ठी बाद में एक बार फिर से लाइएगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर डिस्कशन होगा, एक बार जल्दी से दिखाइए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। शासन से रहना चाहिए, समाजवादी पार्टी से तो जीती थी, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के अनुशासन में रहना चाहिए था। अब देख लेना, जो केशव मौर्य का जो हुआ था, एमपी हारे, विधायक हारे अपने कौशाम्बी, अब ये कभी विधायक नहीं हो पाए। ये देखा आपने, ये हाल होने वाला है आपका, ये भविष्यवाणी भी कर दी गई। चाचा जी के सवालों का जवाब मैं यही दे सकती हूँ कि पहली बात तो वो अपनी ही दशा देख लें कि उनकी दशा क्या है, और मैं अपनी दशा की बता दूं तो मेरी दशा जो है वो हमेशा जनता ने किया है,
और एक समय था अतीक अहमद ये कहे थे 2005 में कि मुझे टारगेट करके कहा कि बच्चों के बस की राजनीति नहीं है। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि जिसके साथ जनता है, देवतुल जनता है, फैसला जनता करती है। और पूजा पाल का तो ये भविष्य वक्ता शिवपाल नहीं हो सकते, फैसला जनता को करना है, वही जनार्दन होती है। आप जरा मैं इसको इधर, क्योंकि मैं जब समाजवादी ये बार बार कह रही है कि पूजा पाल को विधायक मैंने बनाया, तो मैं साफ साफ स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि मैंने कठिन परिस्थितियों में मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूं कि क्या उस समय आपसे गलती हुई या आपने गलत किया था? 2 बार विधायक बन चुकी थी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आपने गलती की थी? नहीं, गलती नहीं, क्योंकि अतीक अहमद मुझको बीएसपी से निकाला तो मैंने समाजवादी में, क्योंकि मैंने अखिलेश जी को देखा था कि जब टिकट अतीक अहमद का कटा तो मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में नहीं गई थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये माफियाओं को दूर कर रहे हैं अपने से। आपने 2000 से 17 का उनका शासनकाल देखा होगा। समाजवादी आपको लग रहा था कि बदली है, लेकिन वो बदली नहीं है। नहीं बिल्कुल पहले लगा समाजवादी, खास करके अखिलेश यादव जी का विचार बदल रहा है। बातें, ये आपका ओपनिंग रिमार्क इसलिए जरूरी था ताकि इसको एक पर्सपेक्टिव मिल सके जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अब जरा मैं परिचय करा दूं, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ यूसुफ अंसारी मौजूद हैं, कुर्बान अली साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। अभी जो आपने सुना अवधेश जी, उसमें क्विक रिमार्क आपका, ओपनिंग आपका भी जानना चाहता हूं आपका। इन्होंने असल में पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा है, अब इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ही आगे उसकी जय जय रहने वाली है, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, या वाकई इन्होंने दिल की आवाज किसी एक समय जो इनको उचित लगा उस समय रखी सामने? नहीं, दोनों बातें होंगी। देखिए, अब जब किसी के 9 दिन के बाद पति की हत्या हुई है, और वो घटना आपको भी पता है, हम लोगों को पता है किस ढंग से खदेड़ कर कैसे गोलियां चली थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर उसी को टिकट दिया था, वो लड़ाई हुई थी, तो जाहिर है एक भाव तो प्रतिशोध का है, और वो प्रतिशोध लिया नहीं जा रहा था। समाजवादी पार्टी की दूसरी बार भी सरकार आई, उस अतीक अहमद को अपने लोकसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश से लड़ा दिया, तो जाहिर है इनके मन में यह भाव था। और इस सरकार में उसकी अरेस्टिंग हुई, उसकी संपत्तियां जब्त की गई, उसके मकान तोड़े गए, तो वो भाव तो पूरा हुआ है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। अब इस समय चूंकि समाजवादी पार्टी में आने के बावजूद, समाजवादी पार्टी में ही आई थी, जो कि बसपा में उनका प्रभाव बढ़ गया, तो उसके रिएक्शन में आई थी। उस समय 2 ही पार्टी महत्वपूर्ण थी, कोई महिला कहां जाएगी उस परिस्थिति में, अगर पॉलिटिक्स में है। 2 में से एक जगह तो वो गई थी। अब इस समय ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो किसी के अंदर भाव निकलेगा कि एक पार्टी में रहते हुए अगर मैं इससे नहीं लड़ पाई और पार्टी उसको संरक्षण दे रही है, इतनी कार्रवाई के बावजूद पार्टी सरकार की ही आलोचना कर रही है अतीक अहमद के, तो इन्होंने बोला होगा, वो भाव निकल गया होगा। यहां पर मैं एक सवाल रखना चाहता हूं सामने। पूजा पाल की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी, अगर आपको यह लगता है कि मेरे को मतलब जो चेहरा सामने आते ही अंदर से वो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये है वो चेहरा जिसने मेरा जीवन तबाह किया है, कौन सा चेहरा? अतीक अहमद, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, कौन है? देखिए, आज के डेट में अखिलेश यादव जी राजनीतिक रूप से, क्योंकि देखिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अखिलेश यादव जी से, मगर जिस तरह से हम पिछड़ी जात समाज की महिला हैं और नॉर्मल फैमिली से आ करके कितने संकट झेल करके हम लोग ने अतीक अहमद से लड़ने का काम किया, और जब हमारे और उत्तर प्रदेश की हम जैसी लाखों पीड़ित महिलाओं को जब इंसाफ मिलने का काम हुआ, चाहे वो ईश्वर ने किया हो, चाहे हम जैसी महिलाओं की, 1000 महिलाओं की आवाजें ईश्वर ने सुनी हो, और जब हमारे दुश्मन के ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है तो यही अखिलेश यादव जी उनके पक्ष में खड़े हो जाते। तो ऐसे तो हम लोग भी सवाल, हमारी जैसी महिलाएं भी सवाल उठाती हैं ना कि जब इनके सरकार में विधायकों की हत्या हो जाती है, वो भी तो अनुसार जो इनके विधायक और सांसद कर देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इनके सरकार में और इनके सरकार रहते हुए इनके पर सवाल उठाती है। तब ये अनुशासन क्यों भूल जाते हैं? अनुशासन इस बात का कि आप कहें कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और मेरा जो बहुत पुराना मेरा दर्द था उसको दवा मिली है, यह अनुशासनहीनता के दायरे में कैसे आ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आगे देखिए जरा, ये देखिए अगला, आप खुद को किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के करीब, क्योंकि ये सिर्फ वो मसला नहीं है, बहुत सारी बातें हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, समाजवादी पीडीए की बात कर रही है, कांग्रेस एक न्याय की बात करती है। आप किसके करीब पाती हैं? आप समझती हैं कि नहीं मैं इससे अलग ही हूं? देखिए, वर्तमान की स्थिति में ये कह सकती हूं कि मेरी विचारधारा कभी भी माफियाओं को बढ़ाने देने वाला नहीं है और ना अपराधियों को बढ़ाने देने वाला है। तो किसके करीब है वर्तमान की स्थिति में विचारधाराओं से? बीजेपी का।
और इसके बावजूद बीजेपी भी माफियाओं को आगे नहीं बढ़ाती है, अपराध पे अंकुश लगाती है। और ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं विधायक से पहले एक महिला हूं। तो आपको लगातार ये मालूम था कि कानून व्यवस्था के मामले में, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने के मामले में समाजवादी पार्टी कह भली रही हो, हाँ। लेकिन अंदर चीजें बदली नहीं है। तो फिर मैं इस पर आता हूं, लेकिन अब यूसुफ अंसारी के पास जाता हूं। यूसुफ अंसारी, कितना एक पीड़िता का दर्द और उसके लिए एक लंबी लड़ाई का संघर्ष है, और कितना समय समय पर अपने लिए पॉलिटिकल सूटेबिलिटी देखकर उठाए गए कदम आपको दिखाई देते हैं? देखिए, एक महिला के नाते जो पूजा पाल का दर्द है वो मैं कह सकता हूं कि बाकी महिलाओं के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा दर्द है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, 25 के आसपास रही होगी, और 9 दिन के बाद ही उनका विधवा हो जाना, उनके पति को इतना दौड़ा के मारना, बहुत बड़ी घटना है। जब हम याद करते उसे रिपोर्टिंग में हम लोग थे तो उस वक्त भी लगा था ये बहुत विभत्स घटना है। उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला, और जो सुविधा की राजनीति का आरोप इन पे लग रहा है, वो सुविधा की राजनीति तो बाकी तमाम लोग भी करते रहे हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है कि उन्हें लगा कि बीएसपी के साथ, जैसा उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ, बीएसपी में अतीक अहमद ने घुसपैठ की, उन्हें जब समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला गया तो वहां से निकली, तो अतीक की यहाँ उन्हें लगा कि भाई समाजवादी पार्टी में जाके इनको राजनीति में दोबारा से एंट्री। कोई काबिले एतराज चीज दिखाई दे रही है आपको? लगता है सब ठीक? मुझे तो ये बाकी लोग भी करते हैं, अगर उसमें पूजा पाल नहीं कर लिया तो उन्होंने कौन सा पहाड़। और इन्होंने जो सदन में कहा वो एकदम स्पष्ट बात है। सदन में जो उन्होंने कहा वो इन्होंने कहा मुझे इंसाफ मिला है, इस पर तो मतलब इंसाफ तो नहीं मिला है, जिन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो क्या आप ये मानती हैं कि साहब अतीक अहमद और अशरफ को की जो हत्या हुई है वो मुख्यमंत्री ने कराई है? मिट्टी में मिला दिया तो ना मुख्यमंत्री ने कहा था, उनको तो 2 गुंडों ने गोली मारी। नहीं। और किसी भी प्रदेश में, देश में एक न्याय व्यवस्था नाम की चीज है। आप अतीक अहमद को, उसके भाई को, अगर आपके पति की हत्या के आरोप में न्यायालय से सजा मिलती तब माना जाता कि आपको इंसाफ मिला है, या आपके कहने पर या आपके किसी शुभचिंतक ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की होती तब ये माना जा सकता था कि साहब आपके पति की हत्या का बदला ले लिया गया है। तो अतीक अहमद को तो पता नहीं कितने सारे केस चल रहे थे, 2 लोगों ने आके अनायास उनके यहाँ पिस्टल सटाई और मार दिया उन्हें, और पुलिस कस्टडी में उन्हें मारा। तो पुलिस कस्टडी पे इसकी बात की जा रही है कि ऐसा हुआ, तो क्या आप ये मानती हैं कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? नहीं, देखिए मैं ये जिम्मेदार नहीं, उन्होंने करवाया। उन्होंने करवाया तो कैसे आपको इंसाफ दिलाया? आइए इसका जवाब दीजिए। आप मेरे उत्तर को गलत मान रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैंने ये कहा, देखिए इनकी बात आप करते हैं तो मैं इनके लिए बस 2 ही शब्द कह सकती हूँ कि अपराधियों ने मारा है, अपराधियों ने मारा है। उसमें सरकार ने नहीं मारा है कि सरकार ने मारा है। मगर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा कि उस समय सदन में जब अखिलेश यादव जी चिल्ला रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके कुछ ही दिन के बाद अतीक अहमद के लड़के अरशद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं इनकाउंटर की बात कर रही हूँ, लोग अतीक और अशरफ पे बात कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये 3 तस्वीरें, उनका लंबा संघर्ष है, और निश्चित रूप से कई बार आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है ताकि आप सिस्टम के ही अंदर जो आपकी लड़ाई है वो लड़ सकें। लेकिन ये तस्वीरें, यहां मायावती उस समय, ये पूजा पाल उस समय वैधव्य इनका एकदम नया ही था, और मायावती वहां पहुंची थी, आशीर्वाद दिया, आंसू पोछे और कहा कि मैं तुमको टिकट दूंगी और जाओ राजनीतिक लड़ाई लड़ो। एक ये तस्वीर, यहां अखिलेश यादव के साथ पूजा पाल नजर आ रही हैं। उन अखिलेश यादव के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि थोड़ा भ्रम था मुझे कि अब ये उनके पिताजी की नहीं, अब उनकी पार्टी है और इसमें अब डिफरेंस आ रहा है पहले के मुकाबले। और यहां योगी आदित्यनाथ के साथ ये 16 तारीख की तस्वीर अगस्त की आप देख रहे हैं। अब ये 3 तरह की तस्वीरें, 3 महत्वपूर्ण पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और तीनों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ पूजा पाल। तो क्या संघर्ष को भी, अगर इस तरह के संघर्ष में इंसाफ की लड़ाई है, आप एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको कई बार अपने कॉज को किनारे रखकर उस समय जो जरूरी है रणनीतिक रूप से वो करना पड़ता है, इसलिए तस्वीरें हैं, या सियासत में और सत्ता में बना रहना है किसी कॉज के चलते ही जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए ये तस्वीरें यहां पर हैं? ये क्या है मैम? देखिए, मैं इस तस्वीर के लिए बस ये कह सकती हूं कि ये मेरा संघर्ष है, और तीसरी तस्वीर में मैं ये कह सकती हूं कि इतने सालों के बाद मुझे इंसाफ मिला, तो ये तस्वीर मैं करीब मानती हूं उनके। सबसे ज्यादा करीब जिन्होंने आपको राजनीति में एंटर कराया, वो तस्वीर आपको महत्वपूर्ण लग रही है? जिन्होंने उस समय जब आप
आपको सियासी रूप से प्रासंगिक रहने की जरूरत थी तो समाजवादी पार्टी में आके चहल से आपको टिकट ये महत्वपूर्ण है, या इंसाफ आखिरकार जिसकी वजह से मिला वो जिस महत्वपूर्ण? पूजा पाल को न्याय मिला। तो तीसरी तस्वीर महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब खुद को पाती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के तौर पर भी हम उनको देखेंगे? ये एक सवाल अपनी जगह कायम है, लेकिन अब कुर्बान अली के पास चलता हूं। सर, आपका ऑब्जर्वेशन। नहीं, अभी 15 मिनट से ये प्रोग्राम चल रहा है और उनकी निजी तकलीफ की बात हुई और मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है इस मामले में, जो जाती तौर पे उनके साथ हुआ। लेकिन बात विचारधारा की आपने की है पहली बार, तो क्या ये विचारधारा जूती की तरह है कि जब चाहे बदल लीजिए? बीएसपी में जब तक थी आप, तो आप बीएसपी सही थी। समाजवादी पार्टी में आई, उस समाजवादी पार्टी में अतीक भी थे, तब भी आपको कोई गुरेज नहीं हुआ। पिछले साल राज्यसभा चुनाव तक आपने, उस वक्त भी कई समाजवादी पार्टी के लोगों ने विद्रोह करके और दूसरे लोगों को वोट दिया और पार्टी से निकाले गए, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजीलाल सुमन को वोट दिया। और तीसरी, अब इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सब कुछ सुरखाब के पर नजर आने लगे, अब कोई चीज नहीं। मेरा कहना यह है कि क्या आप मानती हैं कि बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है, दूध से धुली हुई पार्टी है, और ये जो आपका अब तक का राजनीतिक इतिहास था बीएसपी और एसपी का, वो उसके लिए आपको शर्मिंदगी है कि भाई मैंने गलत काम किया? नहीं, पहले आपने जो ये कहा कि उसी समाजवादी में अतीक थे, तो पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि पूजा पाल उस समय समाजवादी में गई थी जिस समय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी से अतीक अहमद को निकाल दिया था और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम बीएसपी के तले चुनाव, क्या कहते हैं, बीएसपी की पार्टी से इलाहाबाद में महापौर का चुनाव लड़े। तो पहले आप साफ कर लीजिए कि पूजा पाल और अतीक अहमद एक पार्टी में कभी नहीं रहे। 2022 में भी नहीं? नहीं, आप देख लीजिए। 2022 में अतीक का समर्थन अखिलेश नहीं कर रहे थे? नहीं, कैसे कर रहे थे? ये तो 23 में तो मुझे पता ही चला, क्योंकि 17, आप देखिए कि 17 में तो अतीक अहमद को निकाल दिया गया। और दूसरे महत्वपूर्ण विषय जो उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या दूध से धुली हुई? देखिए, मैं भाजपा के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि उसमें किसी भी प्रकार के इस तरह के व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा वो नहीं है। और मान लीजिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी की एक सोच की तारीफ करूंगी कि उन्होंने खुला कहा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब करेगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुत से लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, और जो सीधे से रह पा रहे हैं, जो रह गए हैं वो रह रहे हैं, और जो नहीं रह पा रहे हैं, जिसको कह सकते हैं कि जिनको आदत ही है, योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो इतना तो दिखाई दिया है कि मेरे राज्य में, मेरे शासन काल में जो माफिया इस तरह का अपराध करेगा, मैं उसके लिए जहां तक जा सकता हूं वहां तक जा सकता हूं। तो मैं इसमें यही साफ साफ कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी जो कह रही है वो बात है कि असल में कुर्बान साहब, ठीक है, एब्सोल्यूशन में आप उसको नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दूध की धुली है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे आप तो समाजवादी पार्टी से बेहतर कानून का राज कायम करने में कामयाब रही है, ये कहा जा रहा है। विचारधारा क्या है? विचारधारा उन्होंने ये कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के आज करीब पाती हूँ। विचारधारा ये है कि मैं हमेशा उनका समर्थन करती आई हूँ जो माफिया को, जो अपराधी पे अंकुश लगाते हैं। हम जैसी महिलाओं को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मिल चुका है। इंसाफ ही मेरी विचारधारा है और इंसाफ के लिए, अपनी इस विचारधारा के लिए अगर मुझको टिकट मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो अब यार ये देखिए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं माताओं बहनों का दर्द जानती हूँ। माताओं बहनों से ये दो चीज सामने रख दिया जाए कि क्या अब आपको भविष्य में 27 में आपको एक टिकट दिया जाए, आप विधायक बन जाएं, या आपके जो पति या बेटे की जो हत्या की गई है उसका इंसाफ मिल जाए, एक दो आपको दे दिया जाए उदाहरण, तो उसमें से आप इन दो विकल्पों में से क्या चुनाव किया जाएगा? बड़ा स्वाभाविक है इसमें उत्तर क्या होगा ये पता करना। लेकिन अब जरा यहाँ ये देखिए, आपने विधानसभा में योगी जी की तारीफ जो की थी उसके पीछे वजह क्या थी? वो अंतरात्मा की आवाज थी और वही वक्त आपको माकूल लगा इसलिए आपने ये कह दिया। समाजवादी पार्टी को चुनौती देना भी आपका मकसद था इसलिए आपने ऐसा कहा। बीजेपी में शामिल होने की एक योजना आपकी बन रही है
और उसी योजना में उस दिन उस कड़ी में आपने ये किया, जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसा आप कह रही हैं कि मैं बहुत सारी महिलाओं, पीड़ित महिलाओं की आवाज हूं, इसलिए ऐसा किया। देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे आपका होना चाहिए कि आपने विधानसभा में योगी जी की तारीफ क्यों की। मैंने विधानसभा में योगी जी की तारीफ की, मगर योगी जी की तारीफ तो जिस समय उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में एक हत्या होती है और हत्या का जवाब उन्होंने उस अपराधी को भागते हुए जब इनकाउंटर किया था, तभी मैंने धन्यवाद दे दिया था कि अब कहीं ना कहीं ऐसे माफिया जो अपने विचारधाराओं को लाते हैं कि हम हत्या करवा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे माफियाओं को मैसेज है योगी जी की तरफ से कि आप मेरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का गुनाह नहीं कर सकते। सवाल इसलिए गलत है कि केवल विधानसभा में नहीं कहा, उसके पहले भी मैंने कहा, पहले भी कहा। चलिए, तो अब इसमें आ जाइए। ये समाजवादी पार्टी से आपका निष्कासन हुआ क्यों? योगी जी की तारीफ करने की वजह से, राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग की थी आपने उसकी वजह से, पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप लगी हुई थी, ये उनको महसूस हो गया इसलिए किया, या ये तमाम कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी से मुझे निष्कासन इसलिए कर दिया गया क्योंकि मैंने सदन में पहली बार माफिया अतीक अहमद का नाम लेकर के मैंने बात की, अपने वक्तव्य को रखा। इस वजह से, जैसे मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इस वजह से मुझे माफिया अतीक अहमद का नाम लेना, क्योंकि वोट बैंक इससे डिस्टर्ब हो सकता है, क्या समाजवादी पार्टी ने इसलिए यह काम किया? क्या इसीलिए आप देख रहे थे कि डिंपल जी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी समाजवादी पार्टी, उसमें काउंटर एक्शन से बच रही थी? क्या वाकई उनकी चिंता यह है? अगर ऐसा है तो फिर पीडीए जो कहा जाता है उसको क्या एपीडी कहा जाना चाहिए? ए को सबसे पहले ले आना चाहिए क्या अल्पसंख्यक वाली बात को? पी और डी उसके बाद आते हैं क्या? ये बात पूजा पाल ने कही है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल 100% है, क्योंकि मुझे भी पहले लगा कि मुझे इसलिए निकाल दिया गया, मगर जब मैं समझी कि मैंने तो कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया, मगर सदन में मेरा वक्तव्य रखने के ही बाद मुझे 4-5 घंटे के बाद एक लेटर थमा दिया जाता है। तो मैंने अपने माइंड से, मैंने अपने विचार को जब वो किया, तो मुझे बस एक चीज समझ आया कि तुमने यहाँ पर सिर्फ माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, जिससे कहीं ना कहीं उनके वोटर्स गड़बड़ाते हैं। इस वजह से मुझे मतलब अगर आप केवल माफिया कहती तो ये ना होता? बिल्कुल, अतीक अहमद का नाम ले दिया गया इसलिए ऐसा हुआ। क्या ऐसा हुआ है? अब आरती टिक्कू जी का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस मामले में? कितनी ईमानदारी के साथ, साफगोई के साथ बातें कही जा रही हैं? कहां कहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां तो चीजों की जलेबी बनाई गई है? अब जरा आरती जी से जानते हैं। देखिए, पहले तो ये कि आपके संघर्ष को मेरा प्रणाम। एक महिला होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते जो आपने करके दिखाया है, उससे ये साबित होता है कि कोई भी भारतीय महिला जब अपना मन बनाती है कि उसे न्याय चाहिए और वो लड़ने के लिए तैयार होती है, तो उसको वो इंसाफ मिलता है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मुझे बहुत अच्छी बात जो लगी आज, आपका जो पत्र अखिलेश यादव जी को था, मुझे उसमें सबसे अच्छी बात, आपने बहुत बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा कि आपने पूरे भारतवर्ष की जो राजनीति है उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। क्योंकि आपने सब दलों के बारे में कहा कि कभी समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग करता है बीजेपी के लिए, कभी बीजेपी बीएसपी के लिए, और बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है। तो राजनीति, आपको मुझे लगता है कि इतने सारे वर्षों में ये समझ आ गया होगा कि राजनीति में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, बहुत गिव एंड टेक होता है। और आपने कहा कि आपका एक संघर्ष था, एक पॉलिटिकल जर्नी थी, आप बीएसपी में आई, उसके बाद एसपी गई, और अब आप बहुत क्लोज अपने आप को मानती है बीजेपी के। क्या ऐसा संभव है कि आज आपको लग रहा है कि आपका जो विचारधारा है कि इंसाफ महिलाओं के लिए, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज रख रही हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि राजनीति में अभी आज बीजेपी के क्लोज हैं आप, योगी जी की प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन क्या कल को अगर आपको लगा कि कहीं और कोई अपॉर्चुनिटी है या कहीं ज्यादा आपको लग रहा है कोई और पार्टी आपकी विचारधारा को आगे रख रही है, तो आप दोबारा से चेंज होंगी? नहीं, देखिए, मैं बस अपने लिए यही कह सकती हूँ कि मैंने राजनीति, मेरा कोई शौक नहीं रहा है। मैंने राजनीति बड़े मजबूरी में किया है, और आप समझ सकती होंगी कि मुझ जैसे महिला को राजनीति में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, मगर उसके बावजूद भी मैंने राजनीति की।
बस मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ कि मेरे पति की हत्या ना हुई होती और मेरे पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि प्रयागराज में अतीक अहमद के सामने कोई लड़ नहीं पाता था, या तो जो ईमानदारी से लड़ता था या तो उसकी हत्या हो जाती थी, नहीं तो सुबह लड़ता था और शाम को हाथ जोड़ता था अतीक के सामने। मेरे उस पति की हत्या कर दी गई जो निर्भीक होकर अतीक अहमद के सामने चुनाव लड़ने का काम किया, और मैंने उन्हीं राजूपाल जी की विचारधाराओं को सिर्फ अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, राजूपाल जी को न्याय दिलाने के लिए, और उत्तर प्रदेश से जो अतीक अहमद से पीड़ित महिलाएं थीं। इतने सालों बाद भी आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जैसे महिलाओं का जो संघर्ष और जो पीड़ा कोई समझ ही नहीं सकता। आज भी हम लोगों को ये नजर से देखा जा रहा है कि राजनीति के लिए किया जा रहा है। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं राजनीति कल छोड़ दे रही हूँ, बहुत पहले भी छोड़ देती, मगर क्या अतीक अहमद से कोई लड़ने के लिए तैयार है तो मैं अपनी विधायकी, अपनी राजनीति सबको छोड़ सकती हूँ और अपने घर में आराम से बैठना चाहती हूँ और सिर्फ चैनल देखना चाहती हूँ। अतीक अहमद नहीं है? नहीं है ना, मगर आज भी आप प्रयागराज में आप जाकर के किसी से भी एक अतीक अहमद के परिवार का किसी से एक एफआईआर करवा करके देख लीजिए, कोई भी एफआईआर करना नहीं चाहेगा। उसके दिमाग में डर रहता है कि ऐसा ना हो कि उसके 4 बच्चे कल ऐसे से ऐसा सरकार बदले तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा आ करके इनके विरासत को संभाल ले और कल हमें फिर इस तरह की समस्याएं हों। सवाल और आपके सामने रख रहा हूं, मोस्ट वांटेड नंबर 1 माफिया बेगम कौन है आपकी निगाह में? शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, या अफसा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी? शाइस्ता परवीन। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह से सभी जान रहे हैं कि जिस समय अतीक अहमद, सब नहीं जानते होंगे तो मैं जान रही, क्योंकि मैंने लड़ा है उससे। मैं इतना कह सकती हूँ अतीक अहमद के रैकेट को क्या इन्होंने भी जिंदा रखा हुआ है? बिल्कुल रखा है, क्योंकि अतीक अहमद तो क्या योगी जी उस पर काबू नहीं पा रहे हैं? नहीं, योगी जी ने देखिए कानून पे बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपराध पे अंकुश लगाया हुआ है, तभी जाकर के थोड़ा चलिए, अब एक तस्वीर आपकी है, अवधेश जी के पास, उसके फौरन बाद जा रहा हूं। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब आप कहती हैं पीडीए का ए आगे आ गया है, एपीडी हो गया है जी। यहां पर आप इनकी पत्नी के साथ ये जब देख रही हैं, ये किस तरह की राजनीति है? ये असदुद्दीन ओवैसी जब आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है, आपने अभी अभी बताया कि कौन है नंबर 1 इस समय जो रैकेट चला रहा है और उसको पकड़ा जाना चाहिए, और यहां आप देख रहे हैं साथ में, तो क्या वोट बैंक किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा आवश्यक हो जाता है पार्टियों के लिए कई बार? जी बिल्कुल, क्योंकि ये फोटो मैं समझ रही हूँ ये कब की फोटो है, मगर ये इनका पहला उद्देश्य है, इनका ये पहला उद्देश्य है कि हम अपने को मजबूत करेंगे, अपने वोट बैंक। तो ये वोट बैंक की लड़ाई में ज्यादा आगे कौन है? समाजवादी पार्टी ज्यादा अपने साथ लिए हुए लोगों को, या इस तरह के लोग ज्यादा इन वोटर्स को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये देखिए इनकी अपनी एक अलग थ्योरी है, समाजवादी की एक अपनी अलग थ्योरी है, मगर मैं इनके लिए बता सकती हूँ कि बस ये अपने आप को मजबूत करने के लिए और ये अपने आप को मजबूत करने के लिए दिखाने का काम कर रहे हैं। ये अपने लोगों में एक संदेश देने के लिए। बहुत जल्दी से 2-3 सवाल मैं यहाँ पर लेता हूँ। जी मैम बताइए। पूजा जी, जिस वक्त कोई व्यक्ति क्राइम करता है सारा वातावरण ही उसके अनुकूल होता है, फिर भी इस भावना को जिंदा रखना, वो भी 18 साल तक, कि मुझे न्याय मिलेगा। आपने जो पॉलिटिकल जर्नी की, आपको क्या लगता है वही सही थी, और आज कैसा महसूस करती है? देखिए, आपको ये मालूम था कि एक दिन इंसाफ मिलेगा जी, इसलिए आप आई थी, या आपको लग रहा था कि चलना तो चाहिए, मंजिल मिले ना मिले, ये सवाल है? जी देखिए, मुझे विश्वास था, क्योंकि एक शायद ईश्वर, मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मैं ईश्वर को मानने वाली महिला हूँ, तो मैं मानती हूँ कि मुझे पता नहीं पहले से भरोसा था, शायद ईश्वर तभी मुझे इतना आगे लाया। मुझे विश्वास था कि जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, ये मेरी विश्वास, मेरा आस था कि मैं जिस पद पे चल रही हूँ उस पे मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैम, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, इलाहाबाद से, जहाँ से आप आते हो। तो अतीक अहमद का जो आतंक है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है, हमारी फैमिली वाले भी उस चीज को बताते हैं अच्छे से। और मैं ये कहना चाहूंगा अंसारी सर से ही कि
जिस आदमी ने इतने हजारों लोगों की कनपट्टी पे बंदूक लगाई हो, अगर उसकी कनपट्टी पे एक बार बंदूक लगती है तो लोगों को क्यों आपत्ति होती है? ये इंसाफ है, यही इंसाफ है। यूसुफ अंसारी, मतलब इंसाफ के कई स्वरूप हैं और उनमें से एक रूप ये भी है और जनता को ये रूप कई बार ठीक लगता है। देखिए, सरकार में जो व्यक्ति आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने या कोई मंत्री बने, वो संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेकर बनता है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश में जितनी अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करके उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए। न्याय व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर के बदले लोगों को नहीं, ऐसा है को तुष्ट करना। अगर अतीक अहमद 2 मिनट आपको जिसको जहां बात कहनी हो कह सकते हैं आप। अतीक अहमद का न्याय पहले की सरकारों में कर दिया गया होता तो ये भाव पैदा नहीं होता। क्योंकि पहले ये नहीं हुआ है। यूसुफ कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? नहीं सुनिए, मैं पूरी कर लूं। जो जिस पार्टी में इनको आधार मिला, इनकी यही आइडियोलॉजी है कि अतीक अहमद जैसे माफिया के साम्राज्य को उसका अंत होना चाहिए। उन्होंने तो उन्होंने आइडियोलॉजी की बात हो रही है, तो करा हूं ना। तो इसी आइडियोलॉजी के लेके इन्होंने अभी तक पॉलिटिक्स की है और यही आइडियोलॉजी इनके अंदर है। और जिस दिन उसने उसका 2019 में उसी भाव से समाजवादी चली गई थी, मारा गया ना, वो अलग था। लेकिन जब वो गुजरात से आ रहा था तो उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपको, तो जोगी जी कहते हैं कि आपको मिट्टी में मिला दूंगा, आपका क्या कहना है? तो उसने कहा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं और मुझे रगड़ा जा रहा है। तो मिट्टी में वो पहले ही मिल चुका था। मारना तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं कोई अपराधी मारे। तो ये है सिचुएशन। मैं मानता हूं कि अगर अतीक अहमद या और माफियाओं के खिलाफ पहले की सरकारों ने जिम्मेदारी के साथ काम किया होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी हर सरकार की है। कुर्बान साहब, क्लोजिंग रिमार्क। किसी एक की बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ और अदालतों का कोई मतलब नहीं है तो उसमें ताला डाल देना चाहिए। और अगर इनकाउंटर जस्टिस और बुलडोजर जस्टिस यही लोगों की पीपल्स डिमांड है तो फिर जो ये सिस्टम चल रहा है पिछले 80 सालों से इस देश में एक संविधान के तहत, उसका तो कोई मतलब रह नहीं जाता। जब अयोध्या को लेकर फैसला आता है जी, सबसे बड़ी अदालत से जी, कितना स्वीकार भाव देखा आपने उसको लेकर? अदालतों में आप जो कह रहे हैं ताले डालने के, किसने अपोज किया है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कहा कि बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी। आपने बाबरी पे बात करना चाहते हैं? सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल, ये आपने सुना नहीं क्या? एक तो बाबरी पे बात करें आप, एनकाउंटर जस्टिस और बुलडोजर जस्टिस को अगर जस्टिफाई किया जाएगा तो यहाँ जंगल राज होगा। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये देखिए, इन्होंने मैं एक महिला होने के इतनी उम्र देख ली इन्होंने और तमाम तजुर्बा है इनका, सरकारें भी चुनने के लिए इन्होंने वोट दिया होगा, इस देश की नागरिक भी है। लेकिन वो क्या कह रही हैं सुन लीजिए। क्या किया जाए? जिसकी जमीन होती है, जब उस पर कब्जा कर लिया जाता है और कोई बाहुबली अपना घर बना लेता है, तो क्या बुलडोजर उचित नहीं है? अगर हम लोग के हाथ में कुदाल हो तो हम ही तोड़ दें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि उस वक्त सूट करती थी पूजा पाल अखिलेश को, इसलिए उसने इनको खड़ा किया कि ये टिकट निकाल लेंगी। और अब सीधा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक को एक करना है। और दुर्भाग्य है मुस्लिम का कि सब ने उनको वोट बैंक समझा, हर पार्टी ने उनको वोट बैंक समझा। आप अपने सीने पे हाथ रख के, आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि आप वोट बैंक बन गए। तो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और कई बार वोट बैंक के चक्कर में कई गलत चीजों को, गलत व्यक्तियों को भी प्रश्रय देती हुई पार्टियां दिखाई देना चाहती हैं ताकि वोट बैंक बिखर ना जाए। ये एक बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, पूजा पाल ने ये कहा कि इंसाफ उनकी आइडियोलॉजी है और आज इंसाफ के लिए ज्यादा काम करने वाली जो पार्टी दिखाई दे रही है वो उनको भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और ज्यादातर लोग भी जो यहां मौजूद हैं वो इस बात के समर्थक हैं। तो क्या पूजा पाल ने एक सच को सामने रखा है, दिल की आवाज को सामने रखा है और इसके जो भी रिपरकशंस हो, टिकट उनकी निगाह में नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने केवल वो बात कह दी जो उनको महसूस हो रही है, या फिर अब उन्होंने पॉलिटिक्स करना भी सीख लिया है और अब जहां पर उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है उस तरफ की राह कैसे प्रशस्त हो सकती है, ये उन्होंने उसको देखते हुए बयान दिया। फैसला आप लोग कीजिएगा। धर्म संकट में आप सभी लोग पधारे और आपने अपनी बात कही। पूजा पाल जी, आपने वक्त निकाला और यहां तक पहुंचे, आपका बहुत धन्यवाद।